Hello. In this video, we will discuss about the types of agriculture and agricultural region of the world. BA सेकेंड ईयर के पेपर 2 आर्थिक और संसाधन भूगोल में आपके टॉपिक लगता है। हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं और विश्व में कृषि प्रदेश को बीटल्सी द्वारा, जो कि विश्व को विभिन्न कृषि प्रदेशों में बांटा गया है, उसको हम देखेंगे। कृषि के प्रकार में एक क्लासिफिकेशन यह भी है, इसे आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं इस डायग्राम को। वैसे हम कृषि के प्रकार को अगर देखें तो हमारे पास जो कृषि के प्रकार जो मोटे तौर पर मोस्टली बुक्स में जो दिए होते हैं, वो जैसे स्थानांतरित कृषि है, जीविका कृषि है, वाणिज्यिक कृषि है, रोपण या बागानी कृषि है, गहन कृषि, विस्तृत कृषि, सामूहिक कृषि, बहुफसली, फसल चक्र, ट्रक फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, मिश्रित कृषि, शुष्क कृषि और राज्य कृषि। आइए इन सब में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्थानांतरित कृषि को। जैसे कि आप इसमें फोटो में देख रहे हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जंगलों को आग लगाकर उसे पूरा साफ कर दिया जाता है। और यह कृषि सर्वाधिक प्राचीन रूप है, जो मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वनों में रहने वाले जनजातियों द्वारा की जाती है। आप देखेंगे कि ट्राइबल बेल्ट में ही ये ज़्यादा पॉपुलर एग्रीकल्चर है। इस प्रकार की कृषि में वन के छोटे भूभाग में वृक्ष और झाड़ियों को काटकर उनको जला दिया जाता है। इस भूमि पर कुछ वर्षों तक तो खेती की जाती है, उसके बाद में उसकी धीरे धीरे उसकी उर्वरता शक्ति खत्म होने लगती है और फिर दूसरी जगह पर इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है। इसे बुश फैलो कृषि भी कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम हैं। कम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है, जैसे रोका, ब्राज़ील में इसे रोका कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में इसे झूमिंग कहते हैं, श्रीलंका में चेना कहते हैं, और मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं, वेनेजुएला में इसे कोनुको कहते हैं, कोनुको सॉरी, और म्यांमार में इसे तुंगिया कहते हैं। इसी तरह दूसरी एग्रीकल्चर के टाइप पे आए कृषि के प्रकार में, तो एक है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर या जीविका कृषि। इसमें जैसे कि नाम से ही विदित है कि इसमें सिर्फ जीविका और सिर्फ जीवन चलाने के लिए ये कृषि की जाती है। और एशिया के मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में और अधिक जनसंख्या वाले, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पर इस तरह की कृषि ज़्यादा की जाती है, जिसमें सिर्फ भरण पोषण ही हो सके घर का के परिवार का। और बांग्लादेश, चीन, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड में इस तरह की कृषि की जाती है। कमर्शियल फार्मिंग तीसरा प्रकार है। यह विकसित देशों द्वारा की जाती है। इस कृषि में खाद्य और अखाद्य दोनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं ताकि उससे मुनाफा कमाया जा सके। और विश्व में खाद्य फसलों की व्यापारिक कृषि कुछ सीमित क्षेत्रों में की जाती है। इस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो फसल है इसमें वो है गेहूँ है। इसके बाद में है बागानी या रोपण कृषि, जिसे प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी कहते हैं। इसमें प्लांट्स उगाए जाते हैं। यह कृषि का एक विशिष्ट रूप है और इसका उद्देश्य यह पूर्णतः व्यापारिक उद्देश्य के लिए नकदी फसलों वाली कृषि है। और इस प्रकार की कृषि में विशाल क्षेत्र में किसी एक प्रकार के फसल के बागान लगाए जाते हैं और उसे भारी मात्रा में वहाँ पूंजी निवेश किया जाता है और उसके बाद में अधिक से अधिक लाभ कमाया जाता है। इस प्रकार की कृषि एशिया, अफ्रीका, अमेरिका के उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। और जो प्लांट्स उगाए जाते हैं वो कॉफ़ी के, चाय, मसाले और रबड़ के की खेती इसमें की जाती है। फिर है गहन कृषि और इंटेंसिव फार्मिंग। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, गहन और इंटेंस, यानी यह जहाँ जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है उन क्षेत्रों में की जाती है। और इस प्रकार की कृषि में फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कृषि भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी और श्रम लगाया जाता है। कम क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन करना इस कृषि का प्रमुख उद्देश्य है। इस प्रकार की कृषि में छोटे छोटे खेतों में रासायनिक उर्वरक, उन्नत बीज और सिंचाई फसल चक्र के माध्यम से अधिक उत्पादन किया जाता है और पर हेक्टेयर अधिक से अधिक उत्पादन लेने की कोशिश की जाती है। जैसे इंडिया है, चीन है, जापान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मलेशिया, यहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कम है, तो
ऐसे इलाकों में, ऐसे देशों में गहन कृषि ही की जाती। फिर उसके बाद है छठा जो टाइप है वो विस्तृत कृषि या एक्सटेंसिव फार्मिंग। काफ़ी बड़े आकार में खेतों में यांत्रिक विधि के द्वारा ये खेती की जाती है और बड़ी बड़ी मशीनें इसमें यूज़ की जाती हैं। और प्रति हेक्टेयर, हालांकि इसमें उत्पादन प्रति हेक्टेयर कम होता है, परंतु प्रति श्रमिक उत्पादन और कुल उत्पादन अधिक होता है। यह कृषि विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पर ही इस तरह की कृषि ज़्यादा की जाती है। ऐसे ही अगला पॉइंट देखें तो कृषि के प्रकार में मिक्स फार्मिंग। मिक्स आप नाम से ही विदित है कि मिक्स यानी इसके साथ एग्रीकल्चर के साथ में इसे पशुपालन भी किया जाता है, साथ में डेयरी के लिए या अन्य प्रयोजन के लिए इसमें पशु भी पाले जाते हैं। फिर है डेयरी फार्मिंग। यह एक विशिष्ट कृषि है, इसमें दूध और दुग्ध पदार्थों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। इस कृषि में अधिक दूध देने वाले पशुओं जैसे कि गाय और उन्हें आधुनिक तकनीकी से पाला जाता है। इस तरह की कृषि डेनमार्क, बेल्जियम, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और जो यूरोप के डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यहाँ यहाँ भी ये कृषि की जाती है। इसके बाद में है ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग या इसे उद्यान कृषि भी कहते हैं, गार्डनिंग फार्मिंग, और यह व्यापारिक स्तर पर सब्जियों, फलों और फूलों का उत्पादन करने वाली कृषि है। और इस कृषि के उत्पादों के परिवहन के लिए ट्रकों का यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसको ट्रक फार्मिंग कहते हैं। बाकी इसका ट्रक से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। ट्रक फार्मिंग, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्रक फार्मिंग हैज़ नथिंग टू डू विद द ट्रक्स और ट्रकिंग। द वर्ल्ड ट्रक कम्स फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश वर्ल्ड मीनिंग टू कैरी, यानी स्पेशली इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की फार्मिंग की जाती है। और ये वेरी सिमिलर टू मार्केट गार्डनिंग है, और फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स की जाती है। और ट्रक्स का यूज़ इसलिए है कि ये पेरिशेबल गुड्स हैं और ये जल्दी से जो ख़त्म जल्दी होते हैं, और इन फ्रूट्स और वेजिटेबल जैसे हम देखते भी हैं कि ज़्यादा टाइम तक सही नहीं रहते हैं और उसके बाद में वो सड़ने लगते हैं, तो उसको ट्रक के माध्यम से ही आसपास के क्षेत्र में भेजा जा सकता है, इसलिए इसका नाम ट्रक फार्मिंग पड़ा है। और न्यूजीलैंड में और यूरोप की कंट्रीज़ में ये ज़्यादा पॉपुलर है, और यूएसए में भी फ्लोरिडा, और जैसा मैंने बताया यूरोप में ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क पर बड़े पैमाने पे ये कृषि की जाती है। इसके बाद में है शुष्क कृषि। ड्राई फार्मिंग वहाँ की जाती है जहाँ सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। सिंचाई, जैसे हम राजस्थान में जो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करते हैं, एग्रीकल्चर जो हम कर रहे हैं, वो ड्राई फार्मिंग है, जो हम बरसात आधारित है और यहाँ सिंचाई की सुविधाएं नहीं है। फिर एक प्रकार है सोपानी कृषि, जहाँ ये पर्वतीय भागों में स्टेप्स बना करके, जैसे सीढ़ियाँ बना करके, और वहाँ कृषि की जाती है, आपने देखा होगा। और एक कृषि का प्रकार है बहुफसली कृषि। इसमें एक वर्ष में किसी भूमि पर क्रमिक रूप से दो या अधिक फसलों को उपजाया जाता है, इसे बहुफसली कृषि कहते हैं। यह कृषि सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में की जाती है। फिर एक कृषि का प्रकार है सामूहिक या सहकारी कृषि, इसे कोल खोज भी कहते हैं, कोऑपरेटिव या कलेक्टिव फार्मिंग भी इसका नाम है। इस प्रकार की कृषि संगठन की शुरुआत सोवियत संघ में की गई थी, बाद में कुछ वर्षों में कुछ अन्य साम्यवादी देश जैसे पूर्वी यूरोप, चीन, वियतनाम, उत्तरी कोरिया में भी इसे अपनाया गया। इसमें कृषि के बड़े बड़े भूखंड होते हैं और जिनका प्रबंधन सहकारी संस्था द्वारा किया जाता है। इसी तरह मार्केट गार्डनिंग, जो मैंने आप पहले डिस्कस किया था, ट्रक फार्मिंग, बड़े बड़े नगरों के बाहरी भागों में फल और सब्जियों और फूलों की गहन कृषि को बाजार कृषि कहा जाता है। वर्तमान समय में विश्व के क्षेत्रफल का 32% वनों के और 36% चरागाह के और 10% खेती के और 26% अन्य उपयोगों के अंतर्गत पाया जाता है। इसलिए वर्तमान समय में विश्व की लगभग 50% जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। इसलिए और विभिन्न क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से और जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, संसाधन है, उस हिसाब से कृषि के प्रकार विश्व में अलग अलग पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि विटलसी ने किन किन आधारों पर और उसको कृषि प्रदेशों को बांटा, और उसके आधार क्या थे, और कौन कौन से कृषि प्रदेश उन्होंने डिवाइड किए। उससे पहले हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में क्या क्या डेवलपमेंट हुए और लोगों के क्या कंट्रीब्यूशन रहे। जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है वो, जैसे टडले स्टाम्प पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि इन्होंने
एक बुक लिखी थी, लैंड ऑफ ब्रिटेन, इट्स यूज एंड मिस यूज। और विटल से का हम पढ़ेंगे 1936 में इन्होंने एग्रीकल्चर रीजन्स को डिवाइड किया था विश्व को, इसमें ग्रीन कृषि प्रदेश बताए थे। ऐसे ही टेलर ने एग्रीकल्चर रीजन्स बताए थे ऑस्ट्रेलिया के, और वल्कनबर्ग ने 1931 में एग्रीकल्चर रीजन बताए थे एशिया के, और जो ओ जोनासन ने 1926 में एग्रीकल्चर रीजन बताए थे यूरोप के। ओ ई बेकर ने नॉर्थ अमेरिका के एग्रीकल्चर रीजन बताए थे। और इस तरह काफ़ी कंट्रीब्यूशन, जैसे इंडिया में एम्स सफ़ी सर ने 1961 में लैंड यूटिलाइजेशन इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो हमें थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चंस के हिसाब से, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएं तो मानव की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो 3 भागों में उसे बांटते हैं हम, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय और तृतीय व्यवसाय। इसी में जो प्राथमिक व्यवसाय है उसमें एग्रीकल्चर आता है, और एग्रीकल्चर को के ही प्रकार हमने पढ़े, और अब हम देखते हैं कि विटलसी ने कृषि के प्रकार कौन कौन से दिए। 1936 में उन्होंने ये वर्गीकरण दिया था, और इस वर्गीकरण के आधार क्या क्या थे। तो पहला आधार फसल और पशु संयोजन, उन्होंने देखा कि फसल के साथ पशु कौन कौन से हैं, और फसलोत्पादन और पशुपालन की विधियां देखी, उसके आधार पे उन्होंने बांटा। और कृषि भूमि में श्रम पूंजी संगठन की विनियोग की मात्रा भी देखी, उत्पादित पदार्थों के उपयोग का ढंग देखा, कृषि कार्यों के लिए यंत्र उपकरण और आवागमन के साधनों का प्रयोग के आधार पर, इन सब आधार पर उन्होंने इस वर्गीकरण को दिया और पूरे विश्व को 13 एग्रीकल्चर प्रदेशों में बांटा। तो उसमें सबसे पहला जो था वो चलवासी पशुचारण प्रदेश थे, दूसरा व्यापारिक पशुपालन था, तीसरा स्थानांतरित कृषि थी, चौथा प्रारंभिक स्थायी कृषि प्रदेश थे, फिर पांचवा जो पॉइंट था वो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि प्रदेश, और दूसरा चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि प्रदेश, सातवां उष्ण कटिबंधीय व्यापारिक बागानी कृषि प्रदेश, और आठवां भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। जो क्षेत्र भूमध्य सागरीय जलवायु वाले हैं वहाँ कौन सी एग्रीकल्चर होती है, जैसे वहाँ सिट्रस फ्रूट्स का कल्टीवेशन ज़्यादा होता है। व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश, मिश्रित कृषि पशु के साथ में एग्रीकल्चर करना, दुग्ध पशुपालन जैसे कृषि के प्रकार में हमने देखा था, वैसे प्रदेशों को बांटा। और 12वां जीविकोपार्जन फसल और पशु उत्पादक कृषि, और 13वां है विशिष्टीकृत उद्यान कृषि प्रदेश। इनको बांटने का आधार हमने देखा, और कौन कौन से 13 पूरे विश्व में जहाँ जहाँ एग्रीकल्चर होती है उस आधार पर, इन आधारों पर पूरे विश्व को उन्होंने 13 एग्रीकल्चर प्रदेशों में बांटा। आगे देखते हैं कि कभी कभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़रिए से, और आपके बीए में भी जो एग्ज़ाम आता है उसमें शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं, छोटे क्वेश्चन 15 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 1.5 मार्क्स, और वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हमें उनके बारे में पता रहे। तो देखते हैं विश्व की मक्का पेटी कहाँ पाई जाती है, तो ये अमेरिका में पाई जाती है। और सर्वप्रथम मक्का की खेती कहाँ की गई, तो वो मध्य अमेरिका में की गई। किस द्वीप में गन्ने की खेती उत्तम होती है, तो वो हवाई द्वीप है आपके अटलांटिक महासागर के पश्चिम में। और चाय निर्यात के क्षेत्र में कौन सा देश सबसे आगे है, तो वो केन्या है। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उलंग किस्म की चाय ताइवान में मिलती है। यारवा क्या है, तो वो एक पराग्वे में एक चाय की सदृश झाड़ी को यारवा कहते हैं। चाय की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है, तो वो मानसूनी जलवायु है, इसीलिए चीन और श्रीलंका, इंडिया और यहाँ पर जो आसपास के जो साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं वहाँ पर मानसूनी जलवायु है, और चाय की खेती भी काफ़ी होती है। फेजेंडा क्या है, तो वो कॉफ़ी के बागान है। ये आपको 6 से लेकर के आगे बड़े से बड़े एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा कि इस स्लाइड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो यही क्वेश्चन है। कॉफ़ी का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक कौन सा देश करता है, तो वो ब्राज़ील है, और साओ paulo पोर्ट से वहाँ से ये बाकी देशों में इसका एक्सपोर्ट होता है। विश्व में कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है, तो वो चीन है। विश्व में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक जो देश है वो थाईलैंड है। विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया, तो वो विटलसी ने किया। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, विटलसी पढ़े हैं आप इसे, और इन्होंने 13 कृषि प्रदेशों में बांटा उसे। विश्व के कुल धरातल क्षेत्र का कितना भाग कृषि कार्यों में लगा है, तो 11% है।
या हो सकता है ये आंकड़ा थोड़ा चेंज हो गया हो, लेकिन मोर और लेस इट इज़ क्लोज टू 11। वॉन थ्यूनेन का सिद्धांत किस पर आधारित है? तुलनात्मक लाभ पर। विश्व का सबसे बड़ा कृषि निर्यातक देश कौन सा है? अर्जेंटीना। गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल, तो वो गेहूं उगाई जाती है। गेहूं की कृषि संबंधित है स्टेपी से। गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु, तो वो समशीतोष्ण जलवायु उपयुक्त है। उत्तरी गोलार्ध संसार का कितने प्रतिशत गेहूं उगाता है? तो 90%। तो आगे हम राइस और व्हीट पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आपको ये डिस्कस करूंगा कि उत्तरी गोलार्ध में ही गेहूं क्यों ज़्यादा उगाया जाता है। और 90% तक गेहूं एक तरह से हम कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध की फसल है। इटली में चावल के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? तो वो पो नदी घाटी प्रसिद्ध है। गेहूं की खेती किस मृदा से संबंधित है? तो चरणोजम मृदा से है। किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है? चावल की। यानी चावल को इतना स्टार्टिंग में इतना पानी की जरूरत होती है कि उसको पूरी तरह से खेत को पानी से तर किया जाता है और पूरी तरह से जल उसमें जलमग्न ही रहता है उसका जो। और धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो वो चिकनी मिट्टी उपयुक्त है। दुग्ध उत्पादन में विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो वो हमारा इंडिया है। ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो चीन है। जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला स्थान। महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, फूलों और सब्जियों की गहन कृषि को क्या कहते हैं? तो वो मार्केट गार्डनिंग है, बाजार कृषि। सबसे अधिक सघन खेती कहाँ प्रचलित है? तो वो जापान है। विश्व में बागानी कृषि का विकास कहाँ हुआ? तो दक्षिण पूर्वी एशिया में। स्थानांतरित कृषि का शुभारंभ कहाँ से हुआ? थाईलैंड से। भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता है? तो वो चाय का है। उत्पादन भी करता है और कंज्यूमर भी है, उसको उपभोग भी करने वाला है। भारतीय कपास किस किस्म की होती है? तो वो छोटे रेशे वाली। विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो वो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई भाग है। रेशम उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेरीकल्चर क्या है। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? तो वो है ओलेरिकल्चर। विषुवतीय प्रदेशों में कपास की खेती क्यों नहीं की जाती है? तो वो वहाँ पर अधिक वर्षा के कारण कपास की खेती नहीं की जाती, क्योंकि इक्वेटर पर बरसात ज़्यादा होती है। कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? तो प्राथमिक क्रिया है। हमने विटल से स्टार्ट किया था, उससे पहले ही ये डिस्कस किया था। विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे कहा जाता है? तो वो है मोचा कहवा। जैतून की कृषि किस देश में की जाती है? तो वो है फ्रांस। मिश्रित कृषि जैसे हमने डिस्कस किया था कि उसमें फसल के साथ में पशु भी पाले जाते हैं, मिक्स है दोनों। गहन कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है कनाडा से। ट्रक फार्मिंग का दूसरा क्या नाम है? तो विपणन, बागवानी या मार्केट गार्डनिंग। ये हमने इसमें 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। ये होप ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मानव निर्मित धान्य क्या है? तो वो ट्रिटिकल है। एस माउनी किसकी प्रजाति है? तो वो कपास की प्रजाति है। विश्व के लावा निर्मित मैदानों में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो वो है कपास, क्योंकि लावा से कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। तो ये तो था हमारा आज का कृषि प्रदेश। और कौन कौन सी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर हमने पढ़ा कि कौन कौन सी कृषि के प्रकार हैं, और छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स भी हमने देखे जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल हैं आपके लिए, और आपके बीए में भी जो छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए भी काम आएंगे। धन्यवाद।